वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 76 है, हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में दिया गया है, बताया गया है। फिर है अटॉर्नी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है एंड ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन अदर वर्ड्स, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर द 5 ईयर और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर द 10 ईयर और एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल से जज या फिर एडवोकेट 10 साल से या फिर एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एजी यानी अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अटॉर्नी जनरल है, इसके टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में नहीं ये मेंशन किया गया है, ये फिक्स नहीं है। फर्दर, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। इसके रिमूवल के बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है, इसका जो टेन्योर होता है ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट इसको कभी भी रिमूव कर सकता है। दूसरी एक चीज़ कि अपना रेजिग्नेशन भी कभी भी प्रेसिडेंट को दे सकता है। आगे देखते हैं। ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, वही बात कि प्रेसिडेंट के द्वारा इसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है और इसको अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो कभी भी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। बाकी इसके टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में, रिमूवल के बारे में, इन सब के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, कन्वेंशन इज ही रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस और इज रिप्लेस्ड एज ही अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। फिर है रीन्यूमरेशन की बात करें तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजी का फिक्स नहीं है। ही रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइंड। ठीक है, प्रेसिडेंट जो फिक्स करता है, जो डिटरमाइन करता है, वही रिन्यूमरेशन इसको मिलता है। फिर है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू एडवाइज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ लीगल एडवाइज़र होता है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर इसके बारे में और देखते हैं। आर्टिकल 76 तो हमने देखा कि इससे रिलेटेड है। फिर है आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। Every minister and attorney general of India shall have right to speak in and otherwise to take part in proceeding of either house, any joint sitting of the houses and any committee of parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote in the house. ठीक है, इसको समझिए। अटॉर्नी जनरल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसमें यही है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसको किसी हाउस में वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, पार्ट तो ले सकता है किसी भी प्रोसीडिंग में, दोनों हाउसेज में, बट हाँ, वोट नहीं कर सकता है अटॉर्नी जनरल। इस पर ध्यान दीजिएगा। इन इंडियन एन एडवोकेट जनरल इज़ अ लीगल एडवाइज़र टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अटॉर्नी जनरल देख लिया, बट उसके पैरेलली आप एडवोकेट जनरल भी देख लीजिए। तो ये क्या होता है? लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट होता है। एंड द पोस्ट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड करस्पॉन्ड टू दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन द यूनियन गवर्नमेंट लेवल। द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, नॉट बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल में क्या था कि उसका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट करता है। उसी तरह स्टेट लेवल पे होता है एडवोकेट जनरल, इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है।
and Article 177 empowers him to speak and take part in proceeding of the legislature of state, but he has not right to vote in it. ठीक है, वही चीज़ें हैं सेम जो अटॉर्नी जनरल के लिए, वही एडवोकेट जनरल के लिए। जैसे अटॉर्नी जनरल दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग में पार्ट तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता, उसी तरह एडवोकेट जनरल है वो भी प्रोसीडिंग में लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट तो ले सकता है बट वोट नहीं कर सकता। उसके लिए था आर्टिकल 88 में बताया गया है, वहीं एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल 177 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 143 द एडवाइजरी ड्यूरिडिक्शन बिलोंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब अगला है, ये हमने देख लिया अटॉर्नी जनरल यूनियन लेवल पे, एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं कैग। इसके बारे में देखते हैं, तो इसका है आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज़ द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। ही इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं करना है। कैग जो है वो पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट द बोथ लेवल, सेंटर एंड द स्टेट। फिर है हिज ड्यूटीज ऑफ होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द रीजन वाई B.R. Ambedkar said that CAG shall be most important officer under the Constitution of India. ठीक है, he is one of the bulwarks of the democratic system of the government in India, the others being Supreme Court, Election Commission and UPSC. फिर है, अब देखते हैं आर्टिकल 148 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया who shall be appointed by president by warrant under his hand and seal, and shall only be removed from of the office like a manner and on the like grounds as a judge of Supreme Court. ठीक है, पहले हमने क्या देखा था अटॉर्नी जनरल के मामले में कि उसका रिमूवल वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट कैग के मामले में बोला गया है आर्टिकल 148 सब क्लॉज 1 में कि इसका इम्पीचमेंट रिमूवल जो है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड्स पे ही होगा। फिर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स ऑल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। एंड ही ऑल्सो ऑडिट्स ऑल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सबमिट हिज रिपोर्ट्स टू गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। यूनियन के मामले में प्रेसिडेंट को देगा और किसी स्टेट के मामले में अपनी रिपोर्ट उस स्टेट के गवर्नर को। ठीक है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल to advise the government of the state on the legal matter, and governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed judge of high court to be advocate general for the state. फिर है आर्टिकल 165 में बोला गया है द एडवोकेट जनरल shall hold office during the pleasure of the governor. He is the first legal advisor of state government. ठीक है, फिर आगे बढ़े हैं, तो according to article 148 subclause 3 the salary and other condition of the service of controller and auditor general of India shall be determined by parliament. याद रखिएगा, इसकी सैलरी एंड अदर अलाउंसेस जो हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये आर्टिकल 148 सब क्लॉज 3 में है। ठीक है, और इसका टर्म ये देख लेते हैं कि 6 ईयर एंड अंटिल अटेन्स एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, जो टेन्योर होता है वो 6 साल का या 65 साल का, जो भी पहले हो। ठीक है, फिर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिराइव्स हिज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग एज द ऑडिटर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द आर्टिकल 148 to 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। फिर Parliament is the ultimate authority to take appropriate action on CAG's reports. The Public Account Committee of the Parliament debates extensively on these reports. Article 151 subclause 1 of the Constitution is related to the audit reports of the CAG. ठीक है, फिर है CAG of India attend the meeting of Public Account Committee of the Parliament. Article 149 prescribe those duties of and powers which shall be performed and exercised by him. फिर है representatives of the minister appear before Public Account Committee when examining the
accounts and audit reports relating to the minister, and CAG is the friend, philosopher and guide of the PAC, Public Account Committee. ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कंप्लीट CAG के बारे में। और कुछ चीज़ें देख लीजिए। द अमेंडमेंट टू CAG ड्यूटीज पावर एंड कंडीशंस एक्ट 1971 सेपरेटेड अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट एंड रिलीव्ड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और CAG के बारे में और क्या है, ही एक्ट्स एज कस्टोडियन एंड ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक मनी। ठीक है, CAG जो है वो कस्टोडियन एंड ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक मनी, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ CAG टू सी दैट इवन अ सिंगल penny of the consolidated fund of India or any state should not be spent without proper authorization of legislature। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के वीडियो में इतना ही। हमने CAG और अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।